नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर्स साथी चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेआईबी के पेपर 1 की यूनिट 47, जिसका नाम है इथिकल डायमेंशंस। और जो पेपर 1 में मॉड्यूल ई है इथिक्स का हमारा, उसकी ये थर्ड यूनिट है। इसमें हम अलग अलग इथिकल डायमेंशंस देखेंगे, जो बैंक्स के राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, या जहाँ पर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, आउटसोर्सिंग जहाँ पर हो रही है, तो वहाँ पर एथिक्स किस तरह से काम करता है। ये सारे वेरियस जो डायमेंशंस हैं वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। अब बैंक के ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं, तो कई ऑब्लिगेशन होते हैं बैंक के। जब बैंक डील करता है अपने कस्टमर्स के साथ, वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो ऑब्लिगेशन टू ऑनर चेक, मेंटेन सीक्रेसी, यानी कि जो भी चेक आया है, मैंडेट जो आया है विड्रॉल का, तो उसको ऑनर करना, कस्टमर्स की सीक्रेसी मेंटेन करना, ऑब्लिगेशन टू फॉलो ऑल फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शंस ऑफ कस्टमर। तो एज़ पर लॉ जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शंस हैं उन कस्टमर्स के, उनको फॉलो करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना प्रॉपर, और जब भी अकाउंट क्लोज करना है तो उससे पहले नोटिस देना कस्टमर को। बिसाइड द ऑब्लिगेशन टुवर्ड द बैंक्स कस्टमर, दे ऑल्सो गॉट द ऑब्लिगेशन टू फॉलो ऑल द लॉज, गाइडलाइन, डायरेक्टिव एंड पॉलिसी ऑफ द रेगुलेटर आरबीआई। तो ऑब्लिगेशन बैंक का जो है सिर्फ कस्टमर के प्रति नहीं है, कस्टमर के प्रति तो है ही, साथ में जो भी रूल्स, गाइडलाइन, डायरेक्टिव्स, पॉलिसीज़ जो हैं रेगुलेटर की, रेगुलेटर का मतलब हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उनको भी फॉलो करना बैंक्स के लिए ज़रूरी है। अब राइट्स के, ऑब्लिगेशन के साथ साथ बैंक्स के कुछ राइट्स भी है। तो इनमें आते हैं राइट्स ऑफ जनरल लियन, और जनरल लियन पहले भी हम पढ़ चुके हैं। A general lien authorizes a bank to retain and securities till the bank's claim against the customer are satisfied. No other valuable cash, etc., kept in locker or fixed deposit should be set off against the क्लेम। तो राइट ऑफ जनरल लियन जो है, उसका मतलब ये है कि कोई भी ये प्रॉपर्टी है, सिक्योरिटी है जो है कस्टमर की, जो बैंक के पोजीशन में है, तो उसे बैंक अपने पोजीशन में रख सकता है जब तक कि उसका जो क्लेम है कस्टमर के प्रति वो सेटिस्फाइड ना हो। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी या सिक्योरिटी जो होगी, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बैंक के पास आई हुई होनी चाहिए, और नेग्लिजेंटली अगर कोई सिक्योरिटी कोई कस्टमर की छूट गई है बैंक प्रेमाइसिस में, ब्रांच प्रेमाइसिस में, तो वो राइट ऑफ लियन उसमें लागू नहीं होगा। साथ ही लॉकर में कोई अगर रखी हुई है, या कैश वगैरह कोई अगर स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जमा किया गया है, वहाँ पर राइट ऑफ जनरल लियन लागू नहीं होगा। और राइट ऑफ जनरल लियन को बैंक्स को इम्प्लाइड प्लेज भी कहा जाता है। सेकंड है राइट टू चार्ज इंटरेस्ट एंड कमीशन। तो बैंक जो है, बैंक के पास ये राइट है कि जो भी बैंक ने लोन और एडवांसेस दिए हैं कस्टमर को, तो उन पर वो कमीशन चार्ज करे। अपनी सर्विस जो प्रोवाइड की हैं उन पर कमीशन चार्ज कर सकता है, और लोन्स एंड एडवांसेस पे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। क्लोजर ऑफ अकाउंट, तो बैंक के पास ये राइट है कि वो कस्टमर का अकाउंट क्लोज कर दे अगर ये इनऑपरेटिव है फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। तो अगर एक पर्टिकुलर पीरियड, टाइम पीरियड है, उस टाइम तक अगर वो इनऑपरेटिव रहता है कस्टमर का अकाउंट, तो बैंक के पास ये राइट है कि वो उसको क्लोज कर सकता है, प्रोवाइडेड इट हैज़ इन्फॉर्म्ड इन राइटिंग टू द कस्टमर टू रिस्पॉन्ड विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। लेकिन उस अकाउंट को बंद करने से पहले एक प्रॉपर नोटिस, रिटन इन्फॉर्मेशन कस्टमर को देना ज़रूरी है। ऑब्लिगेशन टू थर्ड पार्टीज़, तो ऑब्लिगेशन अंडर केवाईसी फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज़। तो रेगुलेटेड एंटिटीज़ या आरई जिन्हें हम कहते हैं, तो जो इनमें बैंक भी आते हैं, एनबीएफसीज भी आती हैं। तो जो मास्टर डायरेक्शन है आरबीआई का, जो इशू किया गया था फरवरी 25 2016 में, और जिसको अपडेट किया गया अप्रैल 20 2018 में, इसको हम आरबीआई के केवाईसी डायरेक्शन 2016 भी कहते हैं। तो उसमें ही ये डायरेक्शंस दिए हुए हैं, केवाईसी रिलेटेड फॉलोइंग आर द डायरेक्टिव इशूड फॉर द रेगुलेटेड एंटिटीज़ आरई रेफर टू बैंक, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, एडवाइज़र, पोर्टफोलियो मैनेजर, एट्सेट्रा। ये सभी जो हैं एंटिटीज़, इनको हम कॉमनली आरई कहते हैं, यानी कि रेगुलेटेड एंटिटीज़ ये होती हैं। तो उनके सभी पे ये केवाईसी जो
डायरेक्टिव हैं ये इन पर लागू होंगे। Obligation under the KYC for regulated entities for the purpose of verifying the identity of the customer at the time of commencement of an account based relationship। तो जब भी कोई एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट किया जाएगा, अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप स्टार्ट होगा आरई और कस्टमर के बीच में, तो उनमें कुछ आइडेंटिटी जो है वो कस्टमर की वेरीफाई करना ज़रूरी होगा। Records or the information of the customer due diligence carried out by the third party is obtained within 2 days from the third party or from the central KYC record registry। तो जो भी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस अगर थर्ड पार्टी के द्वारा किया गया है तो उसका रिकॉर्ड जो है वो 2 दिन के अंदर बैंक को ऑब्टेन करना होगा या फिर सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री से लेना होगा। एडुकेट स्टेप्स आर टेकन बाय आरई to satisfy themselves that copies of identification data and other relevant document relating to the customer due diligence requirements shall be made available from the third party upon request without delay। तो इस बात का ध्यान रखना है रेगुलेटेड एंटिटी को कि उनको जो आइडेंटिफिकेशन डेटा है और भी रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट हैं रिलेटिंग टू कस्टमर ड्यू डिलिजेंस वो अवेलेबल करा दिए गए हैं थर्ड पार्टी के द्वारा without any delay। Third party is regulated, supervised or monitored for and has measures in place for compliance with the customer due diligence and record keeping requirement in line with the requirement and obligation under PML Act। तो थर्ड पार्टी जो है वो रेगुलेटेड है, सुपरवाइज्ड है, मॉनिटर्ड है, किस लिए कि वो जो भी ड्यू डिलिजेंस है, रिकॉर्ड कीपिंग रिक्वायरमेंट है, वो सब पूरा कर रही है। किसके अंडर? जो ऑब्लिगेशन है उसके अंडर, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, पीएमएल एक्ट है, उसके अंडर जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको फॉलो कर रही है, उसमें जो जो चीज़ें दी हुई हैं उनको मान रही है। द थर्ड पार्टी शैल नॉट बी बेस्ड इन अ कंट्री और ज्यूरिडिक्शन एसेज एज हाई रिस्क। तो जो थर्ड पार्टी है जिसको काम दिया गया है, जो ड्यू डिलिजेंस का काम कर रही है, वो किसी ऐसे कंट्री में नहीं होनी चाहिए जो हाई रिस्क कंट्री में या जुरिडिक्शन में नहीं होनी चाहिए, ताकि उसको हाई रिस्क की तरह कंसीडर किया जाए। द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कस्टमर ड्यू डिलिजेंस एंड अंडरटेकिंग इन्हांसमेंट ड्यू डिलिजेंस मेजर्स एज एप्लीकेबल विल बी विद द आरई। तो जो रेगुलेटेड एंटिटी है उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आरई की ही होगी अगर कोई कस्टमर ड्यू डिलिजेंस में कोई किसी तरह की कमी होती है, यानी कि उनको पूरा करना आरई की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इसीलिए जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं उनको एक कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी बनानी होगी। नो अकाउंट इज़ ओपनड इन एनोमिनस और फिक्शिशियस बेनामी नेम। कोई भी अकाउंट फिक्शिशियस या बेनामी नाम में नहीं खुलना चाहिए। नो अकाउंट इज़ ओपनड वेयर द आरई इज़ अनेबल टू अप्लाई अप्रोप्रिएट कस्टमर ड्यू डिलिजेंस मेजर्स इधर ड्यू टू नॉन कॉपरेशन ऑफ द कस्टमर और non-reliability of the documents information furnished by customer। No transaction or account-based relationship is undertaken without following the customer due diligence procedure। The mandatory information to be sought for KYC purposes while opening an account and during the periodic updation is specified। अब इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप है वो बिना कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के नहीं करना है। जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है केवाईसी पर्पस के लिए वो लेनी है जब भी अकाउंट खोलना है, और पीरियोडिक अपडेशन उसका करना है जो भी उसका टाइम फ्रेम स्पेसिफाइड है। ऑप्शनल एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड विद द एक्सप्लिसिट कंसेंट ऑफ द कस्टमर आफ्टर द अकाउंट इज ओपनड। तो जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है या ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन है वो ऑब्टेन करनी है कस्टमर के कंसेंट के साथ जब भी अकाउंट खुल जाता है उसके बाद। आरई शैल अप्लाई फॉर कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर एट द यूसीआईसी लेवल। तो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर को अप्लाई करना है यूसीआईसी लेवल पर। दस इफ़ एन एग्जिस्टिंग केवाईसी कंप्लाइंट कस्टमर ऑफ आरई डिजायर्स टू ओपन अनदर अकाउंट with the same RE there shall be no need for a fresh customer due diligence exercise। यानी कि
अगर कोई कस्टमर है, उसका ऑलरेडी एक अकाउंट है किसी रेगुलेटेड एंटिटी के साथ, वो दूसरा अकाउंट खुलवाना चाहता है, तो दोबारा से कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर इज़ फॉलोड फॉर ऑल द जॉइंट अकाउंट होल्डर्स वाइल ओपनिंग अ जॉइंट अकाउंट। तो किसी दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच के साथ अगर अकाउंट खोला जा रहा है, जॉइंट अकाउंट है, तो उसमें जो इंडिविजुअल जितने भी हैं उन सभी का कस्टमर ड्यू डिलिजेंस होना ज़रूरी है। Circumstances in which a customer is permitted to act on behalf of another person, entity is clearly spelled out। तो जहाँ पर जिन कंडीशंस में अगर कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पर कोई दूसरा पर्सन कस्टमर के बिहाफ पर एक्ट कर रहा है, तो वो उस पर्सन के बारे में या उस एंटिटी के बारे में क्लियरली पूरी इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए। सुटेबल सिस्टम इज़ पुट इन प्लेस टू इंश्योर दैट द आइडेंटिटी of the customer does not match with any person or entity whose name appear in the sanctions list circulated by Reserve Bank of India। तो जो भी कस्टमर हैं या जो एंटिटी हैं जो बैंक के साथ डील कर रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी जो है वो मैच नहीं करनी चाहिए किनसे, जो एक लिस्ट जारी करता है आरबीआई जिन पर सैंक्शंस लगे होते हैं, तो उन लोगों से, उन पर्सन से मैच नहीं करनी चाहिए। अब एनबीएफसीज के लिए क्या है? एनबीएफसीज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन। आउटसोर्सिंग डिफाइंड है as NBFC's use of a third party to perform activity on a continuing basis। तो continuing basis पे जब भी थर्ड पार्टी से कोई काम कराया जाता है NBFCs के द्वारा, तो आउटसोर्सिंग उसको कहते हैं। NBFCs are outsourcing various activities, hence exposed to various risk like strategic, reputational, compliance, operational, legal and counterparty risk। तो क्योंकि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ जो हैं वो काफ़ी अपनी सर्विसेज एक्टिविटीज़ जो हैं वो आउटसोर्स करती हैं, उसकी वजह से वो एक्सपोज रहती हैं वेरियस रिस्क के प्रति, यानी कि स्ट्रेटजिक रिस्क, रेपुटेशनल रिस्क, ये सारे रिस्क उनको हो सकते हैं। आउटसोर्स्ड एक्टिविटीज़ आर टू बी ब्रॉट अंडर द रेगुलेटरी परव्यू टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर ऑफ एनबीएफसी। तो एनबीएफसी क्योंकि अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं आउटसोर्स कर रही हैं, तो ज़रूरी है कि उनके जो कस्टमर हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाए। उसके लिए उनको रेगुलेटरी परव्यू में लाना ज़रूरी है। साथ ही टू इंश्योर दैट एनबीएफसी कंसर्न एंड आरबीआई हैव एक्सेस टू ऑल द रिलेवेंट बुक्स, रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द सर्विस प्रोवाइडर। और इसलिए भी ज़रूरी है उनको रेगुलेट करना ताकि जो भी रिकॉर्ड्स हैं, रिलेवेंट बुक्स हैं, वो अवेलेबल हों, जब चाहे तो उनको आरबीआई या कंसर्न जो एनबीएफसी है वो देख सके। अब्यूज़ ऑफ ऑफिशियल पोजीशन, इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रोप्राइटरी डेटा, ब्राइब्स, तो इन सब के बारे में जानेंगे एक एक करके। एम्प्लॉइज़ आर एडवाइज टू फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय द बैंक। अब्यूज़ ऑफ ऑफिशियल पोजीशन फॉर पर्सनल गेन और प्रोवाइडिंग गेन्स टू फ्रेंड, फैमिली मेम्बर एंड अदर with selfish motive amounts to violation of employees to bank। अब abuse of power ऑफिशियल पोजीशन जो है वो कहाँ आएगा? जहाँ पर जो कोड ऑफ कंडक्ट है बैंक के द्वारा उसको फॉलो नहीं किया जाता है। एम्प्लॉय को यह एडवाइस किया जाता है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है बैंक का उसको वो फॉलो करें, लेकिन अगर वो ऑफिशियल पोजीशन को अब्यूज़ करते हैं अपने पर्सनल गेन के लिए या अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के किसी तरह के गेन के लिए, कोई सेल्फिश मोटिव उसमें रहता है, तो वो अब्यूज़ ऑफ ऑफिशियल पोजीशन की कैटेगरी में आएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। बैंकिंग एम्प्लॉयज़ गोज़ फॉर पर्सनल ट्रेवल एंड क्लेम रीइंबर्समेंट एज ऑफिशियल ट्रैवल। तो पर्सनल काम से अगर कोई एम्प्लॉय जाता है और उसको ऑफिशियल ट्रैवल की तरह उसको क्लेम करता है, तो ये भी ऑफिशियल पोजीशन का अब्यूज़ है। शोइंग डिस्क्रिमिनेशन टू द कस्टमर बेस्ड ऑन देयर प्रॉक्सिमिलिटी टू द एम्प्लॉय, इज रिलेटिव फ्रेंड, शो स्पेशल प्रेफरेंसेस। अब कोई जो बैंक का एम्प्लॉय है वो एक स्पेशल प्रॉक्सिमिटी दिखाता है, यानी कि किसी जो कस्टमर है उसके साथ ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव कर रहा है, ज़्यादा अच्छे से वो कर रहा है, और जो बाकी लोग हैं उनके साथ में उतना फ्रेंडली नहीं है, उतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं है, तो उसको भी हम अब्यूज़ ऑफ ऑफिशियल पोजीशन की कैटेगरी में रखेंगे। यूज़ ऑफ ऑफिशियल रिसोर्स फॉर पर्सनल यूज़।
तो ऑफिशियल रिसोर्स को पर्सनल यूज़ में लेना, फॉल्स क्लेम्स बियॉन्ड द फिक्स्ड परक्विसिट्स, कोई भी जो फॉल्स क्लेम करना किसी तरह के, तो वो भी जो एब्यूज़ ऑफ ऑफिशियल पोजीशन की कैटेगरी में आ रहा है। अब इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? इनसाइडर ट्रेडिंग जो है इन इंडिया सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन जो है 1992 में फ्रेम किया गया था अंडर द सेक्शन 11 ऑफ सेबी एक्ट 1992, जो इंटेंड करता है टू कर्ब एंड प्रिवेंट द मेनेंस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी। एन इनसाइडर इज़ अ पर्सन हु इज़ एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन हु हैज़ स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग हिज फर्म। तो इनसाइडर का मतलब है कोई इंटरनल व्यक्ति, कोई एम्प्लॉई या कोई पॉलिसी मेकर जो कि उस फर्म के बारे में स्पेशल नॉलेज रखता है, सारी जानकारी रखता है। तो इस तरह के पर्सन को जो इनसाइडर ट्रेडिंग अगर वो करता है तो उसको रोकने के लिए प्रोविजंस इसमें बनाए गए हैं सेबी एक्ट के सेक्शन 11 में। प्रोप्राइटरी डेटा क्या होता है? प्रोप्राइटरी डेटा रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड ट्रेड सीक्रेट्स ऑफ एनी कंपनी। तो जो भी ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं कुछ कंपनीज़ के, स्पेशल जो सीक्रेट्स होते हैं, फार्मूलाज होते हैं वो, या फिर इंफॉर्मेशन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उनको ही हम प्रोप्राइटरी डेटा कहते हैं। ऑल एम्प्लॉइज आर एक्सपेक्टेड टू कीप कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द डेटा रिलेटिंग टू ऑल स्टेक होल्डर्स, कस्टमर्स, वेंडर्स, प्रोमोटर्स, इन्वेस्टर्स एंड अदर्स हु आर एसोसिएटेड विद द बैंक। तो बैंक के साथ जो भी एम्प्लॉई हों, कस्टमर हों, स्टेक होल्डर हैं, शेयर होल्डर हैं, प्रमोटर हैं, वेंडर हैं, जो सारे लोग जुड़े हुए हैं उनके डेटा को, उनकी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना ये ज़रूरी है एम्प्लॉइज़ के लिए। अब ब्राइब्स को कैटेगराइज किया गया है। ब्राइब रेफर्स टू पेइंग मनी और गिफ्ट टू अ पर्सन विद अ मोटिव ऑफ गेटिंग सम फेवर डन। तो किसी तरह के फेवर के अगेंस्ट में अगर कोई मनी या गिफ्ट दिया जाता है किसी पर्सन को तो उसको हम ब्राइब कहते हैं। बैंक सर्विस रेगुलेशन प्रोवाइड्स डिटेल ऑफ डूज एंड डोंट्स विद रिस्पेक्ट टू ब्राइब्स। तो बैंक के जो सर्विस रेगुलेशन हैं वहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है क्या डूज हैं, क्या डोंट हैं विद रेस्पेक्ट टू ब्राइब्स। अब थर्ड पार्टी से रिलेटेड ऑब्लिगेशन क्या है? व्हेन द बैंक इज आउटसोर्सिंग इट्स फंक्शन टू द थर्ड पार्टीज इट नीड टू हैव क्लियर ट्रांसपेरेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट विद ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस इनकॉर्पोरेटेड। तो जितने भी थर्ड पार्टी हैं उनके साथ में क्लियर ट्रांसपेरेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए और सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो उसमें मेंशन होनी चाहिए। स्पेशली इन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट द सर्विस लेवल एग्रीमेंट have to be defined minutely and ensure that the third party do not cause an inconvenience to the bank customer। स्पेशली जो सर्विस के केसेस हैं जहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करनी है थर्ड पार्टी के द्वारा, तो वहाँ पर सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो है उसको डिफ़ाइन किया जाना चाहिए माइन्यूटली, ताकि थर्ड पार्टी जो है वो किसी तरह की परेशानी, इनकन्वीनियंस ना पैदा करे बैंक के कस्टमर्स को। जॉब डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? जब किसी एम्प्लॉई को ट्रीट किया जाता है बैडली बाय अ सुपीरियर और बॉस फॉर समथिंग दे कैन नॉट कंट्रोल लाइक देयर एज और रेस। यानी कि किसी को जेंडर के बेसिस पे, एज के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे उनको अलग तरह से ट्रीट करना, उनको ख़राब उनके साथ बिहेव करना, ये ही जॉब में डिस्क्रिमिनेशन है। अगर कोई एम्प्लॉई है जिसको इन सभी बेसिस पे अगर अलग तरह से ट्रीट किया जाता है तो उसको डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में वो आएगा। मिस ट्रीटमेंट कैन रेंज फ्रॉम वर्बल और सेक्सुअल हरासमेंट, विद होल्डिंग बेनिफिट्स, withholding opportunities for advancement, pay or someone being fired from their job। तो जॉब डिस्क्रिमिनेशन में कई चीज़ें आ सकती हैं। बेनिफिट रोकना, किसी को वर्बल या सेक्सुअल हरासमेंट किसी पर्सन एम्प्लॉई का, या फिर उनको जॉब से फायर करना, या फिर एडवांसमेंट उनका रोकना, ये सभी जो हैं वो डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में आएंगे। अब सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन दी हुई है, इज़ अ टाइप ऑफ हरासमेंट technique with explicit or implicit sexual overtones, including the unwelcome or inappropriate promise of rewards in exchange of sexual favors। तो एक तरह का हरासमेंट
है सेक्सुअल हरासमेंट भी, जहाँ पर एक्सप्लिसिट यानी कि जो मेंशन्ड हो या इम्प्लिसिट कोई ओवरटोन इस तरह की गई हो, जिसमें कि कोई अनवेलकम या इनअप्रोप्रिएट प्रॉमिस है या रिवॉर्ड है इन एक्सचेंज ऑफ सेक्सुअल फेवर के बदले कोई रिवॉर्ड देने की बात की जा रही हो, या कोई अनवेलकम कोई जेस्चर इस तरह का प्रॉमिस कोई किया गया हो। Sexual harassment includes a range of actions from verbal transgression to sexual abuse or assault। तो हरासमेंट की कैटेगरी काफ़ी ब्रॉड है। इसमें जो एक्शंस हैं, वर्बल ट्रांजैक्शंस हैं, इवन सेक्सुअल अब्यूज़ और असॉल्ट हैं, ये सारे इसमें आएंगे। The guidelines and norms prescribed including the definition of sexual harassment and details as under। तो physical contact, a demand or respect of sexual favor, sexually colored remarks, showing pornography, any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature। तो ये सारी जो चीज़ें आएंगी ये इसकी कैटेगरी में, सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आएंगी। मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कॉमन है। जब भी इसको अगर हम डिफ़ाइन करें या इसको समझने की कोशिश करें तो एक कोई सिचुएशन है जहाँ पर a situation in which a person is in a position to derive personal benefit from the actions or decision made in their official capacity। तो कोई पर्सन ऐसी जगह पर है या ऐसी पोजीशन पे है कि वो ऑफिशियल कैपेसिटी में जो डिसीजन लेगा उससे उसको पर्सनल बेनिफिट हो सकता है या होता है। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि अ गिवन बैंक एंड इट्स क्लाइंट, अमंग द एम्प्लॉय ऑफ बैंक, एम्प्लॉइज ऑफ अ बैंक एंड अ क्लाइंट। तो इन सभी के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर हो सकता है। जैसे कि कोई बैंक है, उसके कई सारे क्लाइंट हैं, तो वो क्योंकि अगर उनके साथ जो कोई पर्सनल रिलेशन भी है लेकिन वो एज अ बैंक का ऑफिसर है, तो वो उनको ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पर वो पर्सनल बेनिफिट ले सकता है। ऐसे ही एम्प्लॉइज़ में भी हो सकता है, ये बैंक और क्लाइंट के बीच में भी हो सकता है। गिवन बैंक एंड वन और मोर ऑफ इट्स क्लाइंट, तो कोई बैंक है उसके अलग अलग क्लाइंट हैं, उनके वहाँ भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं। प्रोविजंस ऑफ बैंक सर्विस टू वन टू और मोर क्लाइंट, तो यहाँ भी कई तरह से अलग अलग सिचुएशंस में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इथिक्स क्या होते हैं? ये HRM एथिक्स जो हैं वो डील करते हैं विद वर्क फोर्स मैनेजमेंट, मैन पावर प्लानिंग एंड अदर एम्प्लॉयज़ रिलेटेड activities in an organization। Therefore, we can say that it is a special branch of management where ethics play a crucial role। अब क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इथिक्स जो है ये डील कर रहे हैं मैन पावर से और ह्यूमन रिसोर्स से, तो ये स्पेशल ब्रांच है मैनेजमेंट की जहाँ, और इसका काफ़ी क्रूशियल रोल है, इथिक्स का काफ़ी क्रूशियल रोल है यहाँ पर। तो HRM कंसर्न ह्यूमन इश्यूज स्पेशली those related with compensation, development, industrial relations, health and safety issues। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो डील करता है ह्यूमन इश्यूज़ में, स्पेशली जो रिलेटेड होते हैं कंपनसेशन से, डेवलपमेंट से, इंडस्ट्रियल रिलेशन से, इन सभी से HRM डील करता है। However, there are sufficient disagreement in managing HRM issues that stem from various quarters। तो कई सारे डिसएग्रीमेंट भी आते हैं क्योंकि ये मैन पावर से डील करता है, तो HRM में कई सारे डिसएग्रीमेंट के इश्यूज भी होते हैं। अब जो लेंडर्स हैं यानी कि जो लोन्स एंड एडवांसेस देते हैं उनके लिए फेयर प्रैक्टिसेस कोड है। RBI ऑन May 5, 2003 इशूड गाइडलाइंस ऑन फेयर प्रैक्टिसेस कोड फॉर लेंडर्स। तो जो भी अपना पैसा लैंड करेंगे, मनी लेंडर्स जो होंगे यानी कि बैंक्स भी आते हैं, NBFCs भी आती हैं, तो उनके लिए फेयर प्रैक्टिसेस कोड क्या होंगे उसकी गाइडलाइंस जो हैं RBI ने 5 मई 2003 को इशू की हैं। अब ये गाइडलाइन किसके रिगार्डिंग है? इनकी एप्लीकेशन फॉर लोन एंड देयर प्रोसेसिंग, ये सारी जो गाइडलाइन है ये इन टॉपिक्स को कवर करती हैं। तो लोन एंड देयर प्रोसेसेस, लोन अप्रेजल एंड टर्म्स एंड कंडीशन कैसे होंगे, डिसबर्समेंट ऑफ लोन इंक्लूडिंग चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशंस। तो लोन का डिसबर्समेंट, टर्म्स एंड कंडीशन में कोई चेंज,
पोस्ट डिस्बर्समेंट सुपरविजन और जनरल मैटर, एग्जाम्पल नो इंटरफेरेंस इन मैटर ऑफ बोरोवर एक्सेप्ट व्हेन बैंक रिलेटेड मैटर्स, नो डिस्क्रिमिनेशन। तो जहाँ पर बैंक से रिलेटेड कोई मैटर नहीं होगा वहाँ पर जनरल मैटर्स में बैंक जो है इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये जो फेयर प्रैक्टिसेस कोड है ये सारी चीज़ों को कवर करता है, जहाँ पे एप्लीकेशन से लेके यानी कि लोन की एप्लीकेशन आने से लेके प्रोसेसिंग, अप्रेजल, टर्म्स एंड कंडीशन, डिसबर्समेंट और पोस्ट डिस्बर्समेंट सुपरविज़न और जनरल मैटर जो भी लोन से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फेयर प्रैक्टिसेस कोड में आएंगी। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था। ये यूनिट 3 हमारी इथिक्स की कंप्लीट हो गई है। और एक बार में अगर चीज़ें क्लियर ना हो तो एक बार, 2 बार, 3 बार स्टोरी की तरह इसे सुनते जाइए। एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपको इथिक्स की बन जाएगी। उसके बाद जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे आप आसानी से थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करके उनको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसको इथिक्स में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना ब्रॉड है और कोई डायरेक्टली यस या नो वाले क्वेश्चंस नहीं हैं। तो काफ़ी कुछ आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की ज़रूरत है कि इथिक्स बेसिकली है क्या, और अलग अलग आस्पेक्ट जो हैं बिजनेस इथिक्स या इंडिविजुअल इथिक्स, वैल्यूज़, नॉर्म्स, बिलीव्स, और जैसे कि इसमें हमने थर्ड पार्टीज़ के बारे में जो पढ़ा या गाइडलाइंस हैं, मनी लैंड जो लेंडर्स के लिए कोड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको वर्ड बाय वर्ड आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वीडियो देखिए, सुनिए और इसको समझने की कोशिश करिए कि वो किस डायरेक्शन में है। तो आई होप साथियों वीडियो आपको पसंद आया हो और इसे लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जीआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।